नमस्कार साथियों, नगरपालिका अधिनियम की कड़ी में अपन आगे बढ़ते हुए अगला जो चैप्टर है वो अध्याय 11 डिस्कस करेंगे। देखिए, इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि अध्याय 7 को अपन ने सेक्शन 101 से 140 तक पढ़ा था। फिर धारा 140 से लेकर 159 तक जो चैप्टर हैं, 140 से लेकर 158 तक जो धाराएं हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, या बीच में जो चैप्टर्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब अपन जो नए चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं, अध्याय 11 है सीधा 7 के बाद में। तो अध्याय 11 को अपन 8, 9, 10 का जो चैप्टर है, अध्याय 8, अध्याय 9 और अध्याय 10 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अभी अपन जिस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं वो अध्याय 11 है। तो पहला सवाल तो ये है कि नगरीय विकास और नगर योजना, ये इंपॉर्टेंट भाषा है। नगरीय विकास और नगर योजना का प्रावधान किस अध्याय में है? 11 में है। नगरीय विकास और नगर योजना का प्रावधान नगरपालिका अधिनियम के किस अध्याय में है? 11 में है। फिर धारा 11 में या नगरीय विकास और नगर योजना का जो उल्लेख है वो सेक्शन 159 से 199 तक है। सेक्शन 159 से 199 तक इस चैप्टर का उल्लेख है, जिसकी अभी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। देखो, नगरीय विकास, देखो नगरीय विकास का मतलब नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम का विकास डेवलपमेंट कैसे होगा और उन नगरों की जो विकास की योजनाएं हैं उनके संबंध में क्या क्या प्रावधान है, ये सब चीजें हम यहाँ देखेंगे। तो धारा 59 से 199 तक इस चैप्टर को अपन देखेंगे। सबसे पहले देखो, धारा 59 में नागरिक सर्वेक्षण, मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करना। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। सेक्शन 159 में बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो, नागरिकों का सर्वेक्षण करना, मास्टर विकास योजना को तैयार करना और अन्य योजनाओं को तैयार करना। तो देखो, योजनाएं दो भागों में बटी हुई है, मास्टर विकास योजना और अन्य योजना दो भागों में बटी हुई है। ठीक है। तो यहाँ देखो, नगरपालिका नगर के नियोजित एवं समेकित विकास तथा भूमि के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नगर का एक विस्तृत सर्वेक्षण करवाएगी और कानून द्वारा अपेक्षित अन्य योजनाएं तैयार करवाएगी। देखिए, यहाँ शब्द लिखा है करवाएगी। करवाएगी कौन करवाएगी? नगर पालिका करवाएगी। क्या करवाएगी? नगर के नियोजित और समेकित विकास के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण करवाएगी और कानून द्वारा अपेक्षित अन्य योजनाएं तैयार करवाएगी। तो देखो, नगर का नागरिक सर्वेक्षण, मास्टर विकास योजना और अन्य योजनाओं को तैयार करवाने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। देखो, तैयार करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की नहीं है, करवाने की जिम्मेदारी है। तो नगर पालिका अपने अधीनस्थ किसी अधिकारियों से या अपने अधीनस्थ सिस्टम से ऐसी योजनाओं को और सर्वेक्षण को करवाएगी। करवाने की जिम्मेदारी है। ठीक है। तो पहला ये सर्वेक्षण करवाने की, मास्टर विकास योजनाएं तैयार करने की और अन्य योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी, करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका की। नगर पालिका इस हेतु महानगर योजना समिति, देखो अगर महानगर योजना समिति, महानगर है तो महानगर योजना समिति, और यदि छोटा नगर है तो जिला योजना समिति के साथ साथ राज्य के मुख्य नगर नियोजक से भी समन्वय स्थापित करेगी। तो देखो, नगर पालिका को ध्यान रखना, नगर पालिका को नागरिक सर्वेक्षण, मास्टर विकास योजना और अन्य योजनाओं को तैयार करने के लिए किस किस के साथ समन्वय स्थापित करना है? महानगर योजना समिति, जिला योजना समिति और इसके अलावा राज्य का जो नगर नियोजक है, राज्य का मुख्य नगर नियोजक है, पूरे स्टेट का नगर नियोजक है, इन तीनों के साथ कोऑर्डिनेशन रखना होता है। किसको? नगर पालिका को। ठीक है। तो नगर पालिका ये सारे कार्य करने के लिए इन तीनों के साथ, महानगर योजना समिति, जिला योजना समिति और मुख्य नगर नियोजक के साथ क्या करेगी? समन्वय स्थापित करेगी। ठीक है। इस प्रकार तैयार की जाने वाली योजनाओं की कालावधि निम्नानुसार होगी। तो देखो, नगर पालिका क्या क्या योजना तैयार करेगी? देखो, सर्वेक्षण, मास्टर विकास योजना और अन्य योजना, ये कितने समय के लिए होंगी? तो देखो, मास्टर विकास योजना की अवधि होती है 20 साल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मास्टर प्लान जो है नगर का कितने अवधि के लिए आता है? 20 साल के लिए। दूसरा है निष्पादन योजना। निष्पादन योजना की अवधि है 5 साल। और वार्षिक नगरपालिक कार्य योजना 1 वर्ष के लिए। तीनों इंपॉर्टेंट है। मास्टर विकास योजना कितने टाइम के लिए होती है? 20 साल के लिए। निष्पादन योजना कितने साल के लिए होती है? 5 साल के लिए। और वार्षिक नगरपालिक कार्य योजना होती है 1 वर्ष के लिए, कालावधि के लिए होती है। ठीक है। इन तीनों योजनाओं के अलावा नगर पालिका
देखो ये 3 योजनाएं तो है ही हैं, इनके अलावा नगर पालिका प्रत्येक वार्ड के लिए ऐसी अन्य योजनाएं भी तैयार कर सकेगी। तो देखो इन 3 के अलावा जो योजनाएं होती हैं वो वार्ड वाइज तैयार करती है, प्रत्येक वार्ड के लिए तैयार करती है, जो या तो वह स्वयं उचित समझे या जिसे तैयार करने का आदेश राज्य सरकार दे। तो वार्ड योजना जो है वो या तो नगर पालिका अपने विवेक से बनाएगी या फिर राज्य सरकार के समय समय पर मिलने वाले आदेश निर्देश के तहत बनाएगी। फिर देखिए मास्टर विकास योजना में क्या क्या स्पष्ट होना चाहिए। तो कोई भी नगर पालिका का मतलब नगर पालिक बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम किसी भी मास्टर विकास योजना को बनाएगी तो उसमें क्या क्या शामिल करेगी। तो देखो मास्टर विकास योजना में विकासशील क्षेत्र की आवश्यकताओं का हित साधन करने वाले लोक उपयोगिताओं, नागरिक सुविधाओं, देखो लोगों की उपयोगिताओं को, नागरिक सुविधाओं को, सामुदायिक प्रसुविधाएं जैसे ऑडिटोरियम हॉल है, पब्लिक टॉयलेट है, आवास, धर्मशाला, सराय ये है, संचार, टेलीफोन, यातायात, इन सब का नेटवर्क है। प्राकृतिक संसाधनों में सभी प्रकार की चीजें आ जाती हैं जैसे पानी है, बिजली है, या इनके अलावा जैसे कोई पत्थर है, जितनी भी चीजें, संसाधनों के संरक्षण तथा विकास योजनाओं के समयबद्ध विकास को स्पष्ट करेगी और यदि अपेक्षित हो तो निम्न मामलों के लिए भी उपबंध करेगी। तो इन सारी चीजों को मास्टर विकास प्लान में ध्यान में रखा जाएगा। तो मास्टर विकास प्लान में क्या क्या ध्यान में रखा जाएगा? लोक उपयोगिता, नागरिक सुविधा, सामुदायिक सुविधा, आवास, संचार, यातायात, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ठीक है। इनके अलावा और क्या ध्यान में रखेगी? तो देखो साथ में मास्टर प्लान योजना में सड़क, राजमार्ग, रेल, नहर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थानीय जो प्रोडक्ट होते हैं उनका इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करने के लिए स्थान होते हैं, ये मार्केट होते हैं, और बस सेवा आदि से संबंधित विकास, विद्युत, गैस, जल निकास, मल वहन, मल निस्तारण व अन्य लोक उपयोगिताओं व सुख सुविधाओं से संबंधित सेवाओं के लिए, प्राकृतिक दृश्य, शहरी वन, वन्य जीव, प्राकृतिक संसाधन, भू दृश्य चित्रणों के क्षेत्रों के परिरक्षण, संरक्षण आदि के लिए। फिर देखो ऐतिहासिक, प्राकृतिक, स्थापत्य, वैज्ञानिक रुचि और शैक्षणिक मूल्य की वस्तुओं, आकृतियों, संरचनाओं और आदि स्थानों के परीक्षण के लिए। ये रीड आउट करना है, एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मास्टर प्लान में नगर पालिका किन किन चीजों का ध्यान रखेगी। भू क्षरण का मतलब होता है मृदा अपरदन। तो रेत का अपने मूल स्थान से उड़कर या उठकर दूसरे स्थान पर जाना, चाहे वो हवा से जाए, पानी से जाए, किसी भी तरीके से, तो भू क्षरण का निरोध करना या मृदा अपरदन को रोकना, वनीकरण, फॉरेस्टीकरण करना और पुनः नवीनीकरण। यदि कटाई की है तो वहां के नगर को बसाने के लिए वनों की कटाई की है तो वहां वनों को दोबारा रोपा जाएगा। जलाभिमुखी क्षेत्र, नदियों, नालियों, झीलों और जलाशयों के सुधार हेतु प्रयास करेगी। ठीक है। फिर सिंचाई, जल प्रदाय, जल विद्युत संकर्म, बाढ़ नियंत्रण, जल और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास, शैक्षणिक और चिकित्सकीय सुविधाएं, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा मास्टर प्लान में। जिला व्यापार केंद्र, शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स, निर्यातोन्मुखी औद्योगिक क्षेत्र, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जहां से एक्सपोर्ट या निर्यात को बढ़ावा मिले, स्थानीय प्रदर्शनी, पशु मेले, बाजार, इन सब को ध्यान में रखा जाएगा। फिर देखो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं कराने है योग्य खेलकूद और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो जैसे स्टेडियम वगैरह का ध्यान रखेगी। मनोरंजन पार्क जिसमें झील और जलाशय सहित बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें मास्टर प्लान में है। इनके अलावा भी मास्टर प्लान में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं जिनका अभी देखो अपन इस वीडियो में जिक्र करेंगे। यहाँ देखिए मास्टर प्लान में और कौन कौन सी चीजें जो हैं वो शामिल रहेंगी मास्टर प्लान में, या धारा 159 में मास्टर प्लान की जो अन्य चीजें हैं जिनको इसमें शामिल किया जाएगा। ये लिस्ट अभी पूरी नहीं हुई है, थोड़ा सा आप इसको और आगे देखेंगे। देखिए धारा 159 में मास्टर प्लान में और जो चीजें शामिल होंगी उनका जिक्र जो है वो हम अभी इसमें करेंगे। कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? अगला 10 बिंदु मैंने पहले बता दिए। 11वां देखिए आप यहाँ सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स। सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स में जितने भी कला मंच होते हैं, जैसे जयपुर में जवाहर कला केंद्र है, तो सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स में निम्न शामिल है: नाट्यशाला, सिनेमाघर, स्टूडियो, आमोद प्रमोद के केंद्र, कॉन्फ्रेंस हॉल, कंसर्ट हॉल, टाउन हॉल, ऑडिटोरियम, ये सब सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स हैं। तो मास्टर प्लान में इनको भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा मास्टर प्लान में पर्यटक कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है?
पर्यटन से जुड़ी हुई होटल, मोटल, कार भाड़ा संबंधी सेवाएं, संगठित टूर और टेक, ये सब पर्यटन कॉम्प्लेक्स से जुड़ी हुई चीजें हैं और इनको भी मास्टर प्लान बनाते समय नगर पालिका ध्यान में रखेगी। फिर भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आवंटन, जैसे आवास के लिए भूमि का आवंटन, कॉमर्शियल या औद्योगिक गतिविधियों के लिए भूमि का आवंटन, वनों के लिए भूमि का आवंटन या खनिज के लिए भूमि का आवंटन। तो कौन से इलाके में आवास बनेंगे, कहाँ वाणिज्यिक गतिविधियां होंगी, कहाँ औद्योगिक और कृषि गतिविधियां होंगी, कहाँ वनारोपण किया जाएगा, कहाँ खनिजों का खनन, माइनिंग या प्रसंस्करण किया जाएगा, इन सारी चीजों को मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा। फिर खुले स्थानों के लिए, खुले स्थानों में जैसे खुले स्थान में उद्यान, मनोरंजन केंद्र, चिड़ियाघर, नेचर रिजर्व, पशु अभ्यारण्य, स्वास्थ्य रिसोर्ट, ये सब क्या है, खुले स्थानों में। ओपन गार्डन रेस्टोरेंट जो है वो स्वास्थ्य रिसोर्ट होते हैं। तो इनको भी मास्टर प्लान में नगर पालिका शामिल करेगी। फिर देखो, जनसंख्या घनत्व एवं औद्योगिक संकेंद्रण का अंकन। तो मास्टर प्लान में यह भी देखा जाएगा कि नगर के कौन से क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, कौन से क्षेत्रों में उद्योगों का जो विन्यास है, उद्योगों की स्थापना ज्यादा हुई है, इन सब को अंकित किया जाएगा मास्टर प्लान में। तो मतलब जनसंख्या का दबाव किन क्षेत्रों पे हो सकता है, उद्योगों का दबाव किन क्षेत्रों पे हो सकता है, इन सारी चीजों का उल्लेख मास्टर प्लान में किया जाएगा। आवासन, हाउसिंग, जैसे हाउसिंग बोर्ड या कॉलोनीज वगैरह हैं, उनको भी मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा। फिर नगर में ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं जो दबे हुए हों, वर्षा का पानी जहां भर सकता है, दलदल हो सकता है, या अस्वास्थ्यकर क्षेत्र, जैसे बरसात में मच्छरों से महामारियां फैल सकती हैं, उनका, तो ऐसे स्थानों का पुनरुद्धार कैसे किया जाएगा और भूमि को कैसे समतल किया जाएगा, ये सब चीजें किस में होंगी, मास्टर प्लान में शामिल की जाएंगी। फिर विद्यमान का मतलब वर्तमान में मौजूद निर्मित क्षेत्रों का पुनः विकास एवं सुधार कैसे होगा, ये सारी चीजें सेक्शन 59 में मास्टर प्लान में मैंने आपको बताया कि शामिल होंगी। फिर देखो, यहां जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, देखो मास्टर प्लान विकास योजना, अब मोटा सवाल है, अभी तक जो अपन ने किया है वो रीड आउट है, ये पहला इंपॉर्टेंट सवाल इसमें है, उन सबको आपको पढ़ के छोड़ना है। अब इसमें पहला देखो, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका में विभिन्न जोनों को परिभाषित कर सकेगी। देखो, मास्टर विकास योजना 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के विभिन्न जोनों को परिभाषित कर सकेगी तथा ऐसा विभाजन विकास प्रयोजनों के लिए होगा। ठीक है, साथ ही नगर पालिका उस रीति को भी उपदर्शित कर सकेगी जिसमें प्रत्येक जोन में भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही विभिन्न जोनों के लिए विकास योजनाएं तैयार की जा सकेंगी। तो देखो, मास्टर विकास योजना को एक्सप्लेन कौन से नगरों के लिए किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। मास्टर विकास योजना को नगर पालिका कौन से जोनों में, तो जिन 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका वाले क्षेत्रों में मास्टर प्लान को एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर देखिए, यदि नगर पालिका लोकहित के लिए आवश्यक समझे तो किसी जोन के क्षेत्र को परिवर्तित कर सकती है। तो यहां दूसरा सवाल देखिए, जोन क्षेत्र को किस आधार पर नगर पालिका परिवर्तित कर सकती है, तो इसका उत्तर बनेगा लोकहित के आधार पर। लोकहित के आधार पर यदि नगर पालिका जरूरी समझे तो जोन के क्षेत्र को बदला जा सकता है। तो विभिन्न क्षेत्रों के लिए, जैसे कॉमर्शियल जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, एजुकेशनल जोन है, चिकित्सकीय जोन है, तो उन एक बार मास्टर प्लान में यदि किसी चीज के जो किसी बात से संबंधित जोन को डिफाइन कर दिया तो उसका स्थान बदला जा सकता है। जैसे कई शहरों में कई बार कोचिंग सेंटर्स का स्थान बदल दिया जाता है, तो जो कोचिंग जोन होते हैं उन जोन को बदल सकता है। किस आधार पर? लोकहित। या फिर जैसे कानपुर जैसे शहरों में चमड़े की इंडस्ट्री थी, तो उन चमड़े की इंडस्ट्रियों के या उन जोनों को लोकहित को ध्यान में रखते हुए बदल दिया गया। तो देखो, किसी भी जोन को नगर पालिका, महत्वपूर्ण सवाल की भाषा क्या है, किसी भी जोन को नगर पालिका किस आधार पर बदल सकती है? लोकहित के आधार पर। मास्टर प्लान 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों में 2 सवाल बताए मैंने आपको। अगला देखिए, राज्य सरकार जिस आधार पर नगर पालिका के लिए जोन विकास योजना और सेक्टर योजना तैयार करने का विनिश्चय कर सकेगी। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ये है कि राज्य सरकार किस आधार पर नगर पालिका के लिए, तो पहली बात यह है कि मास्टर प्लान जो है, या सॉरी जोन विकास योजना जो सामान्यतया नगर पालिका लाती है, लेकिन ध्यान रखना राज्य सरकार भी जोन विकास योजना नगर पालिका के लिए ला सकती है। लेकिन राज्य सरकार नगर पालिका के लिए केवल 2 तरीके से जोन विकास योजना ला सकती है या सेक्टर प्लान ला सकती है। एक, राज्य सरकार अपनी स्वप्रेरणा से,
और दूसरा 1 लाख से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका के प्रस्ताव पर। देखो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका है तो वो अपने स्तर पर जोन योजना लेके आएगी, और 1 लाख से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका है तो उसके लिए जो सेक्टर प्लान है या जोन योजना है वो राज्य सरकार भी ला सकती है, और या राज्य सरकार अपनी स्वप्रेरणा से ला सकती है। तो राज्य सरकार को कौन सी नगर पालिका की जनसंख्या प्रस्ताव भेज सकती है जोन प्लान या सेक्टर प्लान के लिए? जिस नगर पालिका की जनसंख्या 1 लाख से कम है। 1 लाख से अधिक वाले की ऊपर बात, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका में विभिन्न जोनों को परिभाषित करेगा कौन? मास्टर विकास योजना में ही इसे परिभाषित किया जाएगा। दूसरा देखिए, नगर पालिका अपेक्षित अन्य योजनाओं के मामलों में, अब अन्य योजना की बात कर रहे हैं, अन्य योजनाओं के मामले में निम्न बारे में फैसला कर सकेगी कौन? नगर पालिका। कौन से में? उन योजनाओं में शामिल की जाने वाली विकास की मदों पर, कि कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो विकास कार्यों में शामिल की जाएंगी, इसे नगर पालिका तय करेगी। और अपेक्षित सर्वेक्षणों की सीमा के बारे में, जो भी उस नगर पालिका में सर्वेक्षण किए जाएंगे उनकी सीमा क्या रहेगी, ये भी कौन डिसाइड करेगा? ये भी वो नगर पालिका डिसाइड कर सकेगी। फिर आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, मास्टर विकास योजना में शामिल किसी स्कीम या उसकी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका की है। देखो किसी भी मास्टर विकास योजना में कोई भी योजना, देखो मास्टर योजनाएं या स्कीम का मतलब योजना है, योजना मास्टर विकास योजना का हिस्सा हो सकती है, ठीक है। उसके वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, तो देखो मास्टर विकास योजना में कौन सी योजना या स्कीम होगी और उसकी वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? नगर पालिका की। मतलब फाइनेंशियल व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? नगर पालिका की होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात देखो, धारा 160 क्या कहती है? धारा 160 ये कहती है कि योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। तो मैंने आपको बताया कि नगरीय क्षेत्रों के लिए जो भी योजना तैयार करेगी और उन योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी, उसके लिए एक प्रक्रिया या एक ट्रैक बताया गया, उस प्रक्रिया से गुजर कर ही किसी योजना को तैयार किया जाएगा और उसको मंजूरी दी जाएगी। तो ये धारा इंपॉर्टेंट है, किस धारा के तहत योजनाओं को तैयार और मंजूर किया जाता है? किस धारा के तहत किसी योजना को तैयार और मंजूर किया जाता है? जवाब आएगा 160, ठीक है। फिर देखिए, किसी भी योजना को अंतिम रूप से तैयार करने का कार्य नगर पालिका करती है। पहला देखो, किसी भी योजना को तैयार करने का अंतिम कार्य कौन करेगी? नगर पालिका करेगी। लेकिन नगर पालिका किसी भी योजना को अंतिम रूप से तैयार तभी करेगी जब राज्य सरकार उसे अनुमोदित करेगी। देखो योजना तैयार करेगी नगर पालिका, लेकिन नगर पालिका कब तक योजना को अंतिम रूप से तैयार नहीं करेगी? जब तक राज्य सरकार उसे अनुमोदन नहीं देगी, स्वीकृति नहीं देगी। तो पहली बात, किसकी स्वीकृति पर नगर पालिका किसी योजना को अंतिम रूप से तैयार करेगी? राज्य सरकार की स्वीकृति पर। या किसी भी योजना को तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका की है। देखो दो सवाल, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो, योजना को अंतिम रूप प्रदान करती है नगर पालिका। दूसरा, योजना को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व नगर पालिका जिसका अनुमोदन लेगी? राज्य सरकार का। हो गई दोनों बातें। अब देखो ये प्रक्रिया है कि कैसे योजना बनाएगी और अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकार से कैसे अनुमोदन लिया जाएगा, ये पूरा मैकेनिज्म धारा 160 में दिया गया है। इसको आप थोड़ा ठीक से समझेंगे। देखिए पहली लाइन क्या है? नगर पालिका द्वारा सबसे पहले योजना का प्रारूप तैयार किया जाएगा। सबसे पहले योजना का प्रारूप तैयार किया जाएगा किसके द्वारा? तो पहला सवाल हो गया, किसी भी योजना का प्रारूप कौन तैयार करती है? नगर पालिका, पहला कार्य है। फिर दूसरा, योजना की प्रति उपलब्ध करवाकर किसी भी व्यक्ति के आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित किया जाएगा। तो देखो नगर पालिका नगर के लिए जो भी योजना का प्रारूप तैयार करेगी उसकी प्रति उपलब्ध करवाएगी सभी लोगों को, और सबके आक्षेप का मतलब आपत्तियां आमंत्रित करेगी कि जो योजना नगर पालिका ने बनाई है उस योजना के ऊपर किसी व्यक्ति को यदि आपत्ति है तो दर्ज करवा सकता है, तथा इस हेतु निर्धारित प्रारूप और रीति से नोटिस प्रकाशित किया जाएगा। ये नोटिस किसी समाचार पत्र में या गजट में प्रकाशित किया जा सकता है और उसके माध्यम से लोगों को सूचना दी जाएगी, जिसमें उस तिथि का उल्लेख होगा जिससे पूर्व ऐसे आक्षेप और सुझाव दर्ज करवाए जा सकेंगे। मतलब जब भी अखबार में किसी योजना के माध्यम से या गजट में किसी नोटिस के माध्यम से किसी योजना का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा तो उसमें एक निश्चित डेट दी जाएगी कि इस डेट तक कोई भी नागरिक या लोग हैं इस पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं
या इस योजना पर किसी का सुझाव है तो वो दे सकते हैं। ठीक है। अब ये नोटिस जो प्रकाशित करवाने की जिम्मेदारी है अखबार में, ये नोटिस प्रकाशित करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका की। तो देखो, सबसे पहले नगर पालिका किसी योजना का प्रारूप तैयार करेगी, फिर उस प्रारूप को न्यूज़पेपर में या अखबार में प्रकाशित करेगी, और प्रकाशन में नीचे ये लिखेगी कि यदि किसी व्यक्ति को इस प्लान पर आक्षेप या आपत्ति है तो वो दर्ज करवा सकता है, और किसी को यदि इसके संबंध में सुझाव देने हैं तो वो सुझाव दे सकता है। तो ये नोटिस प्रकाशित करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका की। तो पहले प्रारूप तैयार करेगी, फिर नोटिस प्रकाशित करेगी जिसमें ये चीजें लिखेगी। ठीक है। उसके बाद में अगला पड़ाव क्या होगा? नगर पालिका अपने द्वारा तैयार किए गए योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले, देखो अगर किसी की आपत्ति आई है तो हटा देगी, किसी का सुझाव है तो उस पर मंथन करेगी। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आपत्तियों वगैरह को निपटाने के बाद वो योजना बन जाएगी, उसके बाद वो नगर पालिका द्वारा तैयार योजना वो राज्य सरकार के पास जाएगी। तो देखो क्या है, या इससे पहले भी किसी समिति से सलाह ले सकती है। तो देखो, नगर पालिका अपने द्वारा तैयार किए गए योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले आवश्यक समझती है तो उस पर सलाह लेनी चाहिए, तो वह इस संबंध में एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगी, और इस समिति में निम्न होंगे। तो देखो, किसी भी नगर के लिए या शहर के लिए नगर पालिका जो भी योजना बनाएगी, पहले बनाएगी, फिर उसका नोटिस प्रकाशित करके लोगों के सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करेगी। उन सुझाव और आपत्तियों को हटाने के बाद भी यदि नगर पालिका को डाउट होता है कि इस पर और एडवाइस ली जानी चाहिए, तो नगर पालिका इस संबंध में एक कमेटी का गठन करेगी। और इस कमेटी में कौन कौन सदस्य होंगे? तो देखो, नगर पालिका के सभी सदस्य, मतलब नगर पालिका के सभी वार्ड से जो जीत कर आए हुए प्रतिनिधि हैं वो सारे उस समिति में होंगे। फिर उद्योग, वाणिज्य, व्यापार तथा वर्तियों के संगम, संगम का मतलब संघ होते हैं, के प्रतिनिधि, तो उस नगर में या शहर में उद्योग, वाणिज्य, व्यापार और वर्तियों के संगठन जो है उनके प्रतिनिधि उसके सदस्य होंगे। फिर नगर में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं के 6 प्रतिनिधि, कोई स्कूल और कॉलेज है उस नगर में तो उन कॉलेजों और स्कूलों के 6 प्रतिनिधि उस समिति में रखे जाएंगे कम से कम। फिर नगर के प्रमुख और गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ के प्रतिनिधि, तो शहर के अंदर कोई महत्वपूर्ण संगठन है, प्रमुख संगठन है, या कोई एनजीओ या गैर सरकारी संगठन है, उनके भी 6 प्रतिनिधि। तो एनजीओ और संगठनों के 6 प्रतिनिधि, स्कूलों और कॉलेजों के 6 प्रतिनिधि, और व्यापार वर्तियों, इनके सदस्यों की या प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित नहीं है। उन संघों के प्रमुखों को बुलाया जाएगा। नगर के कोई भी अन्य 6 नागरिक, तो 6 नागरिक होंगे, 6 एनजीओ और संगठनों के प्रतिनिधि होंगे, 6 स्कूल और कॉलेजों से होंगे, मतलब शैक्षणिक संस्थाओं से, और इसके अलावा ये उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और वृत्ति, इन संगठनों से एक एक उनके प्रमुख होंगे, नगर पालिका के सभी सदस्य होंगे। इनसे मिलकर जो समिति बनेगी, वो समिति नगर पालिका को जो सलाह देगी किसी योजना के बारे में, तो उस योजना के ऊपर वो मंथन करेगी। तो देखो क्या है आगे, नगर पालिका द्वारा गठित की गई सलाहकार समिति के सारे आक्षेप, सुझाव, अभ्यावेदन, सिफारिश पर विचार करने के बाद, तो ये जो ऊपर वाले लोगों से बनी हुई समिति नगर पालिका को जो भी सुझाव वगैरह देगी, उन सब पर विचार करेगी नगर पालिका, और उसके बाद योजना को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजेगी। लेकिन देखो, समिति का गठन करना तभी जरूरी है जब नगर पालिका को लगता है कि किसी सलाहकार समिति का गठन किया जाना चाहिए, अदरवाइज प्रत्येक योजना पर सलाहकार समिति का गठन किया जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब समिति के सुझावों पर मंथन करने के बाद राज्य सरकार के पास भेजेगी। अब देखो, राज्य सरकार के पास अनुमोदन के लिए जब नगर पालिका की कोई योजना जाएगी, तो देखो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन मिलने के पश्चात नगर पालिका उस योजना को अंतिम रूप से मंजूरी देगी। ठीक है। और योजना के प्रारूप, अंतर्वस्तु, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा मंजूरी आदि से संबंधित नियम इस अधिनियम के अधीन निर्मित उप विधियों से किए जाएंगे। तो देखो, नगर पालिका अधिनियम और इसके तहत जारी किए गए नियम और उप विधियों में जो बातें या जो नियम बनाए जाएंगे, उन नियमों का पालन करना योजना के निर्माण के समय नगर पालिका के लिए जरूरी है। कहने का मतलब, नगर पालिका निर्धारित विधि या कानून का पालन करेगी ऐसी योजनाओं का निर्माण करते समय। ठीक है। अब देखिए, धारा 161 कहती है योजना के प्रवर्तन की तारीख। देखो, राज्य सरकार ने अनुमोदन दे दिया, उसके बाद अंतिम रूप से नगर पालिका, तो देखो राज्य सरकार केवल अनुमोदित करती है, किसी भी योजना को अंतिम रूप से मंजूरी नगर पालिका ही देगी। तो देखो, बनाएगी भी नगर पालिका, फिर राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद अंतिम रूप भी कौन देगी? नगर पालिका ही देगी। अब जिस दिन नगर पालिका किसी योजना को अंतिम रूप से अनुमोदन देती है,
वो किस तिथि से लागू होगा, इस संबंध में धारा 161 कहते हैं कि योजना के परिवर्तन की तारीख। तो योजना के परिवर्तन की तारीख क्या होगी, देखो ये आपको नोट ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। देखो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही आपको मैंने लिख दिया है, इस डेट को आप छोड़ सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा मंजूरी या अनुमोदन मिलने के तुरंत बाद एक लोक नोटिस द्वारा उस स्थान के नाम सहित जहां योजना परिवर्तन में आएगी ये प्रकाशित किया जाएगा कि योजना का अनुमोदन किया जा चुका है। तो देखो योजना हो सकता है कि पूरी नगरपालिका के लिए नहीं हो, तो नगरपालिका के जितने क्षेत्र के ऊपर योजना को लागू किया जाना है उसके संबंध में एक लोक नोटिस तैयार किया जाएगा और उस लोक नोटिस को प्रकाशित किया जाएगा और उस लोक नोटिस में ये छापा जाएगा कि इस क्षेत्र में इस योजना को लागू किया जा चुका है। तो इस ऐसे नोटिस को, इस लोक नोटिस को, देखो योजना को अंतिम रूप से नगरपालिका अनुमोदित कर देती है, उसके बाद जिस तिथि को पहली बार लोक नोटिस जारी करेगी उस लोक नोटिस को जारी करने की तिथि से ही उस योजना को लागू माना जाएगा। ये देखो लोक नोटिस के प्रकाशन, पहली बार प्रकाशन की तिथि से ही उस योजना को लागू माना जाएगा। तो समझ में आ गई, पहले योजना तैयार करेगी, फिर नगरपालिका नागरिकों से आक्षेप मांगेगी, उन आक्षेपों को निपटाने के बाद भी नगरपालिका को लगता है कि सलाहकार समिति गठित की जानी चाहिए, तो सलाहकार समिति किन लोगों से बनेगी, वो क्या सुझाव देंगे, उनको उन पर विचार करने के बाद नगरपालिका योजना के प्रारूप को किसको भेजेगी, राज्य सरकार को, राज्य सरकार अनुमोदन देगी, राज्य सरकार का अनुमोदन आने के बाद में नगरपालिका उस योजना को अंतिम रूप देगी और उस तिथि से लागू किया जाएगा उसको जिस तिथि से लोक नोटिस में उस योजना को प्रकाशित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए योजना के परिवर्तन में आने के बाद, देखो योजना के परिवर्तन में आने के बाद उपांतरण, तो देखो किसी योजना को लागू कर देती है लोक नोटिस के माध्यम से। देखो योजना को तैयार नगरपालिका ने किया, राज्य सरकार ने अनुमोदन दिया, लोक नोटिस से उसको लागू कर दिया। तो क्या लोक नोटिस के माध्यम से किसी योजना को लागू करने के बाद उपांतरण या मॉडिफिकेशन का मतलब है कि क्या उसमें कोई बदलाव लाया जा सकता है? तो इस संबंध में सेक्शन 162 ये कहता है कि जब धारा 161 के तहत योजना के परिवर्तन या लागू होने के बाद नगरपालिका राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन लेकर योजना में आवश्यक उपांतरण कर सकेगी लेकिन निम्न मॉडिफिकेशन नहीं कर सकेगी। तो देखो यहाँ पहली बात तो यह है कि एक बार यदि नगरपालिका ने किसी योजना को लागू कर दिया है और नगरपालिका लागू करने के बाद में उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहती है तो पहली बात तो राज्य सरकार से स्वीकृति लेकर ही ऐसा मॉडिफिकेशन नगरपालिका कर सकती है। देखो नगरपालिका योजना को लागू करने के बाद मॉडिफिकेशन कर सकती है या नहीं कर सकती है, लेकिन करने के लिए किसका अनुमोदन लेना होगा, राज्य सरकार का। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो उस योजना के संबंध में राज्य सरकार की अनुमति से भी नहीं बदली जा सकती। तो सवाल यह है कि कौन सी बातें हैं किसी योजना के संबंध में जिनको किसी भी शर्त पर एक बार योजना को लागू करने के बाद नहीं बदला जा सकता। ये तीन चीजें हैं। पहली है योजना के स्वरूप में तात्विक रूपांतरण, मतलब मर्मभूत या महत्वपूर्ण बदलाव जो है, तात्विक का मतलब है कि योजना का स्वरूप ही बदल जाए, ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता। दूसरा भूमि के उपयोग की सीमा से संबंधित, तो देखो उस योजना में जितनी भूमि इस्तेमाल की जानी है उससे एक्स्ट्रा यदि भूमि उस योजना के लिए लेनी है तो ऐसा बदलाव करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। भूमि की सीमा से संबंधित बदलाव एक बार लागू करने के बाद योजना में नहीं किया जा सकता। फिर तीसरा जनसंख्या घनत्व के मानकों से संबंधित, यदि किसी योजना को किसी विशेष जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में या एरियाज में लागू नहीं किया जा सकता तो ऐसा बदलाव भी जो है वो इस योजना में नहीं किया जा सकता। तो ये तीन बातें हैं, एक बार किसी योजना को लागू करने के बाद इन तीन चीजों को किसी योजना में नहीं बदला जा सकता भले ही राज्य सरकार की अनुमति मिल जाए। बाकी सभी चीजें जो है वो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से नगरपालिका बदल सकती है। ठीक है, इसके नीचे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीजें इसमें दी गई हैं, देखो नोट। यदि योजना को लागू करने के बाद नगरपालिका उसमें कोई उपांतरण या मॉडिफिकेशन चाहती है तो इस संबंध में एक निश्चित तिथि तक आक्षेपों को आमंत्रित करने वाला नोटिस प्रकाशित करेगी। तो देखो अगर यहाँ राज्य सरकार के अनुमोदन से पहले अगर बदलाव चाहते हैं तो राज्य सरकार के अनुमोदन से पहले नगरपालिका एक नोटिस नागरिकों को देगी और उस नोटिस में उस बात का उल्लेख करेगी कि इस योजना में नगरपालिका क्या परिवर्तन चाहती है। वो परिवर्तन उस नोटिस में रखे जाएंगे
तो यदि उन परिवर्तनों के ऊपर किसी व्यक्ति को या निवासियों को किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप है तो वो दर्ज करवा सकता है तथा नोटिस के पश्चात मिलने वाले आक्षेपों या सुझावों पर विचार करेगी। तो सबसे पहले योजना को लागू करने के बाद में यदि नगरपालिका कोई बदलाव चाहती है तो इससे संबंधित उन बदलावों के पूरे विवरण सहित एक नोटिस जारी करेगी ताकि लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकें। ठीक है, और जो आपत्तियां लोगों से नगरपालिका को मिलती हैं उन पर विचार करेगी और विचार करने के बाद यदि किसी प्रकार का उपांतरण या मॉडिफिकेशन किया जाता है तो उस प्रत्येक उपांतरण, मॉडिफिकेशन या बदलाव को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, और प्रकाशित किए जाने की तिथि से ही, अब यहां देखो लोक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, गजट में प्रकाशन के द्वारा उस योजना में किया गया परिवर्तन जो है वो प्रकाशन की तिथि से ही लागू हो जाएगा। ठीक है, और योजना का कोई भी उपांतरण मतलब योजना में किसी भी प्रकार का बदलाव तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार उसका अंतिम रूप से अनुमोदन नहीं कर दे। तो चाहे तो योजना को बनाकर अंतिम रूप देने से पहले भी राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है। एक बार लागू की गई योजना में यदि किसी प्रकार का बदलाव नगरपालिका चाहती है तो उस बदलाव के लिए भी नगरपालिका को राज्य सरकार से अनुमोदन लेना पड़ेगा। तो योजना में बदलाव या योजना को तैयार करना दोनों ही राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन है। अनुमोदन मिलने पर ही ऐसा किया जा सकता है। फिर देखिए धारा 163 कहती है कि योजना का क्रियान्वयन, योजना बन गई, लागू करने की तिथि घोषित हो गई, उसके बाद उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। तो देखो किसी भी योजना के परिवर्तन के पश्चात उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नगरपालिका की होगी। तो नगरपालिका का मतलब नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम जो भी संस्था है, इनमें से कोई भी संस्था जिस किसी योजना को बनाएगी तो उसके लागू करने की तिथि के बाद उसका संचालन या क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी, नगरपालिका की ही होगी। ये ध्यान रखना, जो योजना बनाएगी उसी को लागू करने की या संचालित करने की जिम्मेदारी होगी। फिर सेक्शन 164 क्या कहता है, इस अधिनियम से पूर्व तैयार की गई योजनाएं इस अधिनियम के तहत तैयार की गई योजनाएं समझी जाएंगी। तो देखो राजस्थान के शहरी या नगरीय इलाकों में अब जैसे अपन इस अधिनियम को 2009 से पढ़ रहे हैं तो नगरों में यदि कोई योजना 2009 से पहले से प्रचलित है, बनाई गई है, तो उन योजनाओं को भी ऐसे ही माना जाएगा जैसे उन योजनाओं को नगरपालिकाओं द्वारा नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत ही बनाया गया है। जो पहले से देखो पूर्व में तैयार की गई योजनाएं भी ये मानी जाएंगी इसी अधिनियम का मतलब 2009 के नगरपालिका अधिनियम के तहत ही बनाई गई है। तो देखो क्या कहता है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 15 सितंबर 2009 से प्रभावी हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, शुरू में स्टार्टिंग की लाइन में बता दिया था। तो देखो ये अधिनियम नगरपालिका अधिनियम 2009 में किस तिथि को 15 सितंबर को प्रभावी हुआ। इस तिथि से पहले यदि किसी अन्य विधि के अधीन तैयार की गई कोई मास्टर विकास योजना मंजूरी, परिवर्तित या उपांतरित है तो ऐसा माना जाएगा कि वह योजना इसी अधिनियम के तहत तैयार की गई है। लेकिन जैसे ही कोई वैसी योजना इस अधिनियम के तहत मंजूर की जाती है तो वह पूर्व योजना प्रभाव में नहीं रहेगी। तो देखो पहले से कोई योजना चल रही है तो वो योजना ऐसे मानी जाएगी जैसे कि इसी अधिनियम के तहत उस योजना को संचालित किया गया है। लेकिन पहले से चली आ रही योजना के स्थान पर यदि दूसरी योजना उसके जैसी चला दी जाती है तो जिस तिथि से उसके समान दूसरी योजना चलाई जाएगी उस दिन से पहले से संचालित योजना को अपने आप समाप्त माना जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये किस में कहा गया है, तो पहले से चली आ रही 164 में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये मानेंगे कि 2009 से पहले की जो योजनाएं हैं उनको ऐसा ही माना जाएगा जैसे इसी अधिनियम के तहत उन योजनाओं को तैयार किया गया है। फिर देखो आगे बात आती है योजना का पुनरीक्षण या रिव्यू। अगर किसी भी नगरीय विकास योजना को बनाया गया है, लागू किया गया है, तो लागू करने के बाद उसका पुनरीक्षण या रिव्यू करने का मतलब यह है कि अगर उसमें किसी प्रकार की सुधार की गुंजाइश है तो उसका रिव्यू कैसे हो सकता है, उसका पुनरीक्षण कैसे हो सकता है। तो देखिए यदि राज्य सरकार या नगरपालिका की राय में, तो या तो राज्य सरकार ऐसा मानती है या नगरपालिका ऐसा मानती है, इन दोनों में से किसी की भी राय में किसी योजना का पुनरीक्षण आवश्यक है। यदि किसी योजना का पुनरीक्षण आवश्यक है किसकी नजर में, राज्य सरकार या तो किसकी इच्छा पर पुनरीक्षण हो सकता है, या तो राज्य सरकार की इच्छा पर किसी योजना का पुनरीक्षण हो सकता है या नगरपालिका की इच्छा पर किसी योजना का पुनरीक्षण हो सकता है। तो पहला सवाल तो ये हो गया कि योजना का पुनरीक्षण किसकी इच्छा पर हो सकता है, राज्य सरकार की इच्छा पर पहला ऑप्शन, दूसरा नगरपालिका की इच्छा पर, तीसरा राज्य सरकार या नगरपालिका में से किसी की इच्छा पर और चौथा
मुख्य नगरपालिका अधिकारी दे दिया, तो इसमें उत्तर हो जाएगा तीसरा। इन दोनों में से किसी की इच्छा पर हो सकता है। ठीक है, आवश्यक है तो राज्य सरकार से निर्देश मिलने या अपनी स्वप्रेरणा से नगरपालिका नया नागरिक एवं भू सर्वेक्षण करवाने के बाद मानचित्र तैयार करवाकर, तो किसी योजना का पुनरीक्षण करवाना है तो वैसे ही जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि नागरिक सर्वेक्षण करवाएगी, भू सर्वेक्षण करवाएगी और उसका मैप बनाएगी, उसके बाद किसी योजना को बनाया जाएगा। तो जो तैयारियां किसी योजना को बनाने के समय की जाती हैं वो सारी योजनाएं किसी योजना का पुनरीक्षण करने के लिए भी होती हैं। तो रिव्यू का मतलब है कि उसको दोबारा कैसे संशोधित रूप में तैयार करना है, तो नागरिक और भू सर्वेक्षण करवाएगी और उसका मानचित्र तैयार करवाएगी कौन? नगरपालिका। नगरपालिका अपनी स्वप्रेरणा से अपने आप भी ऐसा करवा सकती है और राज्य सरकार के कहने पर भी ऐसा करवा सकती है। ठीक है, करवाकर योजना का पुनरीक्षण कर सकेगी, लेकिन ऐसा पुनरीक्षण किसी योजना के परिवर्तन में आने की तिथि के ये यहां 10 वर्ष है, ये बात ध्यान रखेंगे। किसी भी योजना को जब बनाकर लागू किया जाएगा तो लागू करने की तिथि से 10 वर्ष के भीतर ही किया जाएगा। देखो, परिवर्तन में आने की तिथि के 10 वर्ष के भीतर ही किया जाएगा। जैसे 2001 में किसी योजना को लागू किया गया है, 2001 में किसी योजना को लागू किया गया है तो 2010 तक ही उसमें उसका क्या हो सकता है? पुनरीक्षण हो सकता है। कहने का मतलब अधिकतम 10 साल पुरानी योजनाओं का पुनरीक्षण हो सकता है, 10 वर्ष से ज्यादा पुरानी योजनाओं का पुनरीक्षण नहीं होगा। फिर देखो, योजना के पुनरीक्षण पर भी सभी उपबंध वैसे ही लागू होंगे जैसे योजना की तैयारी, प्रकाशन और मंजूरी के समय लागू होते हैं। तो देखो, योजना के पुनरीक्षण को ठीक उसी तरीके से किया जाएगा जैसे कि नई योजना को तैयार करके उसे लागू किया जाता है। कहने का मतलब ऊपर वाले सारे प्रावधान जो हैं एक योजना के संबंध में मैंने आपको बताए हैं, वो सारे के सारे ये प्रावधान जो है वो उसी रूप में आपको ध्यान में रखनी है। देखो, योजना को बनाने के संबंध में सेक्शन अपने 160 से देखो योजना को तैयार करनी, 160 से जो प्रावधान बने ये सेम के सेम पुनरीक्षण पर लागू हो जाएंगे। तो जो प्रक्रिया नई योजना को बनाने की होती है वैसे ही वही प्रक्रिया किसकी होगी? पुनरीक्षण के लिए होगी। फिर देखिए, विकास क्षेत्रों की घोषणा। तो नगरीय क्षेत्रों में विकास क्षेत्रों की घोषणा के संबंध में क्या प्रावधान है? तो विकास क्षेत्रों की घोषणा के संबंध में देखो, पहली बात तो विकास क्षेत्रों की घोषणा किस धारा के तहत की जाती है? पहला सवाल, विकास क्षेत्रों की घोषणा जो है वो धारा 166 के तहत की जाती है। विकास क्षेत्रों की घोषणा धारा 166 के तहत की जाती है। फिर देखिए, इस संबंध में प्रावधान क्या है, तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे और जो सवाल आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। किसी योजना के परिवर्तन में आने के पश्चात जब कोई योजना लागू हो जाती है, नगरपालिका यथाशीघ्र राज्य सरकार के अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर सकेगी। तो देखो, पहली बात तो विकास क्षेत्र को घोषित करने की शक्ति किसके पास है? नगरपालिका के पास है। लेकिन नगरपालिका किसके अनुमोदन से विकास क्षेत्रों की घोषणा करेगी? राज्य सरकार के अनुमोदन से। ठीक है, और विकास क्षेत्रों की घोषणा कब करेगी? विकास क्षेत्रों की घोषणा नगरपालिका तब करेगी जब कोई योजना लागू हो गई है। किसी योजना के लागू होने से पहले विकास क्षेत्रों की घोषणा नगरपालिका नहीं करेगी। तो पहली बात तो जैसे ही कोई योजना लागू हो जाती है उसके बाद विकास क्षेत्रों की घोषणा की जा सकती है। फिर विकास क्षेत्रों की घोषणा कौन कर सकती है? नगरपालिका कर सकती है। नगरपालिका को विकास क्षेत्रों की घोषणा करने से पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, राजपत्र में इस प्रकार अधिसूचना के प्रकाशित होने के बाद कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र की किसी भूमि का, देखो राजपत्र में जैसे विकास क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया जाता है, जैसे ही राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो उसके बाद उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की लिखित अनुमति के बिना उस क्षेत्र की किसी भूमि का उपयोग प्रारंभ नहीं कर सकता। तो देखो, नगरपालिका के जिस क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर दिया है नगरपालिका ने, तो उस क्षेत्र की भूमि का उपयोग कोई भी व्यक्ति किसकी अनुमति के बिना? नगरपालिका की लिखित अनुमति के बिना शुरू नहीं करेगा। जैसे किसी व्यक्ति का प्लॉट विकास क्षेत्र एरिया में आता है और उसे उस क्षेत्र को विकास एरिया घोषित कर दिया, तो उस प्लॉट में निर्माण कार्य भी यदि करना है तो नगरपालिका से परमिशन लेके ही किया जाएगा, तथा न ही भूमि पर कोई विकास कार्य प्रारंभ करेगा। मकान अनुमति से, नगरपालिका की अनुमति से ही करेगा, ना ही उस जमीन का ऐसे इस्तेमाल करेगा। लेकिन निम्नलिखित मामलों में किसी व्यक्ति को अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है। देखो,
कुछ विकास क्षेत्रों में कौन से कार्य हैं जो बिना नगरपालिका की अनुमति के किए जा सकते हैं। तो पहला कार्य देखो, किसी भवन के बाह्य स्वरूप पर बिना कोई तात्विक प्रभाव डाले उसके रख रखाव व सुधार हेतु आंतरिक भागों में परिवर्तन। जैसे बिल्डिंग उस विकास क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने पहले से बना रखी है और उस बिल्डिंग के बाहर कोई मोटा परिवर्तन नहीं होता है, तो अंदर से उसको रिपेयरिंग कर सकता है, सुधार कर सकता है। अपने घर के अंदर रिपेयरिंग की जा सकती है बिना नगरपालिका की अनुमति से। दूसरा, किसी प्राधिकारी के आदेश या निर्देश के अनुपालन में किए जाने वाले कार्य। अगर विकास क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कोई अधिकारी या कोई अथॉरिटी निर्देश देती है कि आपको ये काम करना है, तो फिर नगरपालिका की अनुमति के बिना वो ऐसा काम कर सकता है। मतलब प्राधिकारी के निर्देश पर कोई काम किया जाता है तो उसके लिए अनुमति जरूरी नहीं है। फिर किसी विधि के अधीन नगरपालिका द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग करते हुए किए जाने वाले कार्य। तो नगरपालिका अपनी शक्तियों में कोई कार्य करती है तो वो किए जा सकेंगे। फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले उन कार्यों के लिए तो देखो, केंद्र या राज्य सरकार या उनके कोई अधिकारी ये कार्य करते हैं तो अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई सड़क बन रही है, सार्वजनिक मार्ग में सुधार हो रहा है, नाली, मलनाली, पाइप, टेलीफोन केबल आदि के निरीक्षण, मरम्मत और नवीनीकरण के प्रयोजन हेतु जो कार्य किए जाते हैं विकास क्षेत्र में, तो इनके लिए नगरपालिका से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, ये कार्य किए जा सकते हैं। फिर खेती के लिए किए जाने वाले उत्खनन कार्य। तो अगर उस विकास क्षेत्र, जिस क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किया गया, उसमें यदि कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है तो कृषि से संबंधित कोई भी खुदाई, जैसे निराई गुड़ाई, या जैसे फाड़ लगवा रहे हैं, या कोई गड्ढा खुदवा रहे हैं खाद के लिए, या कोई सिंचाई के लिए कुआं खुदवा रहे हैं, तो ये कार्य किए जा सकते हैं बिना अनुमति के। फिर देखो, उन सड़कों के निर्माण के लिए जो केवल कृषि हेतु भूमि पर पहुंचने के लिए हो। देखो, हर जिस क्षेत्र को निर्माण क्षेत्र घोषित कर दिया है, तो ऊपर देखिए, यहां ऊपर ये देखो, सड़क और सार्वजनिक मार्ग नए नहीं बना सकते। विकास क्षेत्रों में नगरपालिका की अनुमति से ही सड़क और सार्वजनिक मार्ग बनाए जाएंगे, लेकिन पहले से बने हुए हैं तो उनका सुधार किया जा सकता है। नई सड़कें केवल किस मामले में बनाई जा सकती हैं? केवल उन सड़कों का निर्माण किया जा सकता है जो कृषि हेतु भूमि पर पहुंचने के लिए जरूरी हो। एग्रीकल्चरल लैंड के लिए ही नई सड़क बन सकती है, बाकी सड़कें बिना नगरपालिका की अनुमति से केवल रिपेयर की जा सकती है, नए सिरे से नहीं बनाई जा सकती। फिर देखो, जिन भूमियों का अस्थायी रूप से किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उस भूमि के सामान्य उपयोग के लिए। तो जैसे टेम्परेरी किसी भूमि को कोई अन्य उपयोग के लिए लिया जा रहा है, जबकि उसका सामान्य उपभोग कोई और है, तो उस सामान्य उपयोग में अगर उस भूमि को लेना है तो भी नगरपालिका से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। और आखिरी, जिन भूमियों का सामान्यतया किसी एक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, उसका यदा कदा अन्य प्रयोजनों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। तो सामान्यतः किसी भूमि का अगर अपन एक ही प्रयोजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी कभार अपन किसी दूसरे कार्य के लिए भी उस जमीन को यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे सामान्यतः अपन किसी भूमि को सब्जी उगाने के लिए काम में ले रहे हैं, तो कभी कभार उसको शादी वगैरह में टेंट वगैरह ताड़ने के लिए भी काम में ले सकते हैं। तो ये अन्य प्रयोजन के लिए यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो नगरपालिका से उसकी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए, सेक्शन 167 क्या कहता है, 167 क्या कहता है। सेक्शन 167 ये कहता है कि अपराधिकृत विकास या योजना से असंगत उपयोग के लिए शास्ति। देखो, अपराधिकृत विकास मतलब अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट, ऐसा विकास कार्य जिसको करने की परमिशन नहीं है, या ऐसी योजना जो योजना बनी है उस योजना से के खिलाफ या उस योजना के विरुद्ध जाकर हम किसी भूमि का उपयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या दंड दिया जा सकता है। देखो, अपराधिकृत विकास का मतलब है जैसे सड़क बनाने की परमिशन नहीं है खेती वाली भूमि के अलावा कहीं भी, और कोई व्यक्ति पर्सनल सड़क बना रहा है, तो ये अपराधिकृत विकास हो गया। या योजना से असंगत, ऊपर जो नियम बताए उनके विपरीत कोई भी अगर भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या दंड दिया जा सकता है। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति स्वप्रेरणा से या किसी अन्य की प्रेरणा से
कोई ऐसा विकास प्रारंभ करता है या करने की जिम्मेदारी लेता है या किसी भूमि के उपयोग का परिवर्तन करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने आप या दूसरे के कहने पर किसी भूमि में कोई परिवर्तन करता है जो क्या है, अपेक्षित अनुज्ञा के बिना, जहां परमिशन लेने की जरूरत है और बिना परमिशन के करता है, या मंजूर की गई अनुज्ञा के अनुकूल, परमिशन उसने ली है लेकिन जिस तरीके से काम को करने की परमिशन दी गई है उससे भिन्न तरीके से भूमि का इस्तेमाल कर रहा है या उससे अलग तरीके से भूमि का इस्तेमाल कर रहा है। तीसरा है कि विकास की अनुज्ञा का प्रतिसरण, मतलब पहले विकास की अनुमति मिली थी लेकिन नगरपालिका ने विकास की अनुमति को वापस ले लिया है, उसके बावजूद भी हम ऐसे विकास कार्य को कर रहे हैं। फिर जिस अनुज्ञा का उपांतरण किया गया है, मतलब अगर किसी अनुमति में बदलाव कर दिया गया है उसके बावजूद भी हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये देखो, ये अपराधीकृत विकास कार्य है। अपराधीकृत विकास कार्य है या योजना से असंगत कार्य है। और कोई भी व्यक्ति इनमें से कोई कार्य करता है, देखो बिना अनुमति के कोई कार्य करता है, अनुमति है लेकिन जिस तरीके से करने की अनुमति है उससे भिन्न तरीके से कार्य को कर रहे हैं, अनुज्ञा ली थी लेकिन अनुज्ञा नगरपालिका ने वापस ले ली, उसके बावजूद भी हम अनुज्ञा मानते हुए कोई भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं, या अनुज्ञा में जो उपांतरण या मॉडिफिकेशन की परमिशन है उससे हटकर या उसका उल्लंघन करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, तो इनमें से किसी भी अपराध के सिद्ध होने पर, इनमें से कोई सा भी अपराध सिद्ध हो जाता है इन चारों में से, 5,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा। पहली बार कितना, 5,000 रुपए का जुर्माना किया जा सकेगा, तथा पहली बार सिद्ध होने पर, और उसके बाद जैसे पहली बार सिद्ध हो गया उसके बाद भी हम उस अपराध को जारी रखते हैं तो प्रतिदिन 100 रुपए तक का जुर्माना, 100 से कम 1 रुपया पर डे का हो सकता है लेकिन 100 से अधिक नहीं हो सकता। 100 से कम कितने भी हो सकते हैं, और ये कैसे, प्रतिदिन पर डे के, जैसे 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए से ले ऐसे 100 रुपए तक पर डे का जुर्माना हो सकता है। तो 5,000 और प्लस पर डे का जुर्माना। पर डे का जुर्माना कब लागू होगा, जब एक बार अपराध कारित हो गया उसके बाद भी हम उस अपराध को करना बंद नहीं करते हैं, तो पर डे के हिसाब से 100 रुपए तक का जुर्माना जो है वो प्रतिदिन के हिसाब से लागू किया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए इस धारा में कुछ चीजें और बताई, यदि कोई व्यक्ति बिना अनुज्ञा के योजना के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भूमि या भवन का उपयोग करता है, देखो बिना अनुमति के कोई व्यक्ति किसी भी योजना के प्रावधानों के विपरीत अपनी भूमि का या भवन का इस्तेमाल करता है, या ऐसा इस्तेमाल करने की अनुमति किसी और को देता है, या तो खुद करता है योजना के खिलाफ इस्तेमाल, या योजना के खिलाफ अपनी भूमि या भवन का इस्तेमाल करने की अनुमति किसी दूसरे को देता है, या ऐसा करने की अनुमति दी गई थी लेकिन अनुमति नगरपालिका ने वापस ले ली फिर भी उसका उस भूमि या भवन का उपयोग जारी रखता है, या किसी को ऐसा उपयोग जारी रखने की अनुमति देता है, तो ऐसे व्यक्ति को देखो योजना के उपबंधों के विपरीत अगर किसी को या तो खुद इस्तेमाल कर रहा है भूमि या भवन का, या किसी दूसरे को ऐसा करने की अनुमति देता है, तो देखो ये बात यदि साबित हो गई, दोष सिद्ध हो गया, तो 2,000 रुपए तक का जुर्माना, कम कितना भी हो सकता है, 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। पहली बार दोष सिद्ध होगा तो 2,000 रुपए तक का, और उसके बाद प्रतिदिन 500 रुपए तक के जुर्माने से, तो 2,000 रुपए तक, 2,000 रुपए मैक्सिमम है, कम कितने भी हो सकते हैं, और उसके बाद प्लस पर डे के हिसाब से, और पर डे के हिसाब से कितने, 500 रुपए तक का जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपराधीकृत, देखो धारा 68 क्या कहती है, अपराधीकृत विकास को हटाने के लिए, देखो यहां ऊपर मैंने क्या बताया, इसमें अपराधीकृत विकास या योजना के असंगत भूमि का उपयोग करता है, तो असंगत उपयोग कब माना जाएगा और उसके लिए जुर्माना या दंड क्या दिया जाएगा। फिर मान लो किसी व्यक्ति ने अपराधीकृत निर्माण कर लिया, योजना के खिलाफ किसी भवन का निर्माण कर लिया, कोई सड़क बना ली, तो क्या उसको बना रहने दिया जाएगा, नहीं। देखो अपराधीकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति, ऊपर 167 में मैंने बताया कि गैर अपराधीकृत निर्माण किया है तो दंड दिया जाएगा, फिर उसको हटाने का भी आदेश दिया जाएगा। तो देखो क्या है, धारा 167 के अनुसार जहां किसी भूमि का अपराधीकृत विकास या योजना के असंगत उपयोग किया जाता है, वहां नगरपालिका एक नोटिस के माध्यम से स्वामी से यह अपेक्षा करेगी कि नोटिस के तामील होने की तिथि से 1 माह के भीतर नोटिस
विनिर्दिष्ट समय में निम्न कदम उठाए। जैसे किसी व्यक्ति ने योजना के खिलाफ कोई भवन बना लिया, ठीक है, तो उसे भवन बनाने के लिए ऊपर धारा 167 में जुर्माना से दंडित कर दिया। फिर उसके बाद 168 में नगरपालिका उस भूमि या भवन के स्वामी को नोटिस देगी। क्या करने के लिए? तो देखो निम्न में से कुछ भी करने के लिए दे सकती है। पहला है, बिना अनुज्ञा या अनुज्ञा वापस लिए जाने के पश्चात यदि किसी भूमि में कोई परिवर्तन किया है तो भूमि को उसी स्थिति में लाए जो जिस स्थिति में परिवर्तन से पहले थी। तो योजना से के तहत बिना योजना के वाले एरिया में गैर प्राधिकृत भूमि का विकास किया गया तो उसको वापस वैसा का वैसा करना पड़ेगा। अगर डेवलप किया तो वैसा का वैसा उसको करना पड़ेगा। फिर यदि अनुज्ञा के उल्लंघन में या रूपांतरित मतलब मॉडिफाइड अनुज्ञा के उल्लंघन में किसी भूमि के उपयोग में परिवर्तन किया है तो ऐसी अनुज्ञा या रूपांतरण अनुज्ञा के पालन को सुनिश्चित करने हेतु। तो देखो सीधी सी बात यह है कि जो गैर प्राधिकृत विकास है या किसी योजना के असंगत कार्य विकास कार्य किसी ने किया है तो उसके साबित होने के बाद और उस पर जुर्माना लगाए जाने के बाद उस भूमि या भवन को पहले जैसी स्थिति में लाने की अपेक्षा कौन कर सकेगी? नगरपालिका कर सकेगी और इसके लिए नोटिस दे सकेगी। इसके लिए नोटिस दे सकेगी और ऐसा नोटिस की तिथि से कितने समय में? 1 माह में। जैसे कोई योजना के खिलाफ कोई भवन बनाया है तो उस भवन को 1 माह के भीतर गिराना पड़ेगा, इस बात का नोटिस देगी। फिर देखिए नोट में इस बात को समझाने के लिए, जहां किसी नोटिस में भूमि के उपयोग को रोकना आवश्यक हो वहां नगरपालिका अधिभोगी को भी नोटिस डाल सकेगी। जैसे कोई व्यक्ति विकास योजना क्षेत्र में या गैर प्राधिकृत क्षेत्र में अपनी भूमि किसी दूसरे के माध्यम से विकसित करवा रहा है या दूसरे के कब्जे में छोड़ देता है और वो व्यक्ति उसको क्या कर रहा है? विकसित कर रहा है। तो क्या भूमि के स्वामी को ही नोटिस दिया जा सकता है या अधिभोगी? अधिभोगी का मतलब है जो इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वास्तव में स्वामी नहीं, तो अधिभोगी को भी नोटिस दिया जा सकता है। तो देखो क्या है, क्या करवाएगी? अपराधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा वाले नोटिस में। तो देखो ऊपर मैंने बताया है स्वामी से, ऊपर मैंने किससे बताया ये देखना। इसमें 168 में पहले बताया स्वामी को उस गैर प्राधिकृत कार्य को हटाने की का नोटिस दिया जाएगा 1 महीने की अवधि के साथ। और यदि स्वामी के अलावा कोई अधिभोगी ऐसा कार्य कर रहा है तो अधिभोगी को भी क्या दिया जा सकता है? ऐसा विकास कार्य हटाने का नोटिस दिया जा सकता है। क्या क्या करने के लिए? किसी भवन या निर्माण को तोड़ दिया जाए या उसमें परिवर्तन किया जाए। अगर किसी भवन में किसी अधिभोगी ने या किराएदार ने कोई चेंज करवाया तो उसको तोड़ने का नोटिस भी नगरपालिका दे सकती है। दूसरा, भूमि पर किसी भवन का निर्माण या अन्य क्रियाएं की जाएं तो अगर जो कोई कार्य योजना के खिलाफ किया जा रहा है तो उसको समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकता है। भूमि के किसी उपयोग को रोकने के लिए अगर योजना के खिलाफ भूमि का कोई उपयोग कोई अधिभोगी कर रहा है तो स्वामी की भांति अधिभोगी को भी वह उपयोग रोकने के लिए या वह इस्तेमाल रोकने के लिए नोटिस दिया जा सकता है। ठीक है, देखिए फिर देखो इस प्रकार दिए गए नोटिस से व्यथित कोई व्यक्ति, अब देखो धारा 168 में योजना के विरुद्ध किए गए किसी भी विकास कार्य को या गैर प्राधिकृत कार्य को करने के बाद यदि नोटिस के माध्यम से उस काम को गिराने का या भवन बनाया तो भवन को खंडित करने का, किसी भूमि को डेवलप किया तो उस भूमि को वापस खंडित करने का अगर नोटिस मिलता है और उससे कोई पक्षकार संतुष्ट नहीं है, कोई व्यक्ति पीड़ित है जिसको नोटिस दिया गया है, तो क्या है? तो देखिए इस प्रकार दिए गए नोटिस से कोई भी व्यक्ति निर्धारित कालावधि में अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा तथा यदि कोई व्यक्ति ऐसा आवेदन कर देता है तो उस आवेदन के अंतिम निस्तारण तक या आवेदन के वापस लिए जाने तक नोटिस का कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे हमने किसी विकास योजना क्षेत्र में अपने को भवन बनाने की परमिशन नहीं है नगरपालिका से परमिशन लिए बिना, और हमने भवन बनाना शुरू कर दिया, फिर नगरपालिका ने उसे गिराने का अपने को नोटिस दे दिया, तो हम उस कार्य को वहीं रोक देंगे और नगरपालिका से परमिशन लेने के लिए, भवन के निर्माण की परमिशन लेने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? आवेदन कर देंगे। ठीक है, और जब तक उस आवेदन के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती तब तक हम उस कार्य को क्या करेंगे? रोक देंगे। देखो आवेदन कर सकेगा तथा यदि कोई व्यक्ति ऐसा आवेदन कर देता है तो उस आवेदन के अंतिम निस्तारण तक, अब देखो भवन आधा बना लिया बिना परमिशन के, नगरपालिका ने गिराने का नोटिस दे दिया, फिर अपन निर्माण के लिए आवेदन करते हैं निर्माण की अनुमति के लिए।
अपन ने आवेदन कर दिया तो उस आवेदन का जब तक नगर पालिका अंतिम फैसला नहीं कर देती तब तक उस भवन को गिराने के लिए हमें फोर्स नहीं किया जा सकता। किस भवन को? जिसको आधा हमने बिना अनुमति के बना लिया है। ठीक है। इस प्रकार नोटिस के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन के तहत उसे अनुज्ञा प्रदान कर दी जाती है तो ऐसा माना जाएगा कि नगर पालिका वह नोटिस वापस ले रही है। तो देखो, जैसे ही आधा भवन बनाने के बाद हमने आवेदन किया और उस आवेदन के तहत अपने को निर्माण की अनुमति दे दी जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि नगर पालिका ने इसको गिराने के लिए जो नोटिस दिया था वो नोटिस नगर पालिका ने वापस ले लिया है। और यदि अनुज्ञा नामंजूर कर दी जाती है तो नोटिस यथावत बना रहेगा और इसके अलावा भवनों या भूमियों के संबंध में अनुज्ञा आंशिक प्रत्याहृत या आंशिक मंजूर की जा सके। अगर नोटिस यथावत रहता तो गिराना ही पड़ेगा। कहने का मतलब, आधा भवन बनाने के बाद आवेदन किया अनुमति के लिए, अनुमति मिल गई तो गिराने का नोटिस अपने आप समाप्त माना जाएगा और आवेदन के बाद अनुमति नहीं मिली तो हमें उस भवन को गिराना ही पड़ेगा। फिर देखिए, यदि नोटिस की कालावधि कितनी है? 1 माह की बताइए। नोटिस की कालावधि के भीतर उसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो यदि कोई व्यक्ति गैर प्राधिकृत कार्य या विकास योजना के विरुद्ध किसी प्रकार का कार्य कोई व्यक्ति भूमि या भवन के संबंध में करता है तो निर्धारित कालावधि, देखो निर्धारित कालावधि में नोटिस को निर्धारित कालावधि में अनुपालन किया जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं करती है तो नगर पालिका क्या कर सकती है? जैसे मैंने अभी बताया कि आधा भवन बना लिया, फिर हमने आवेदन किया अनुमति के लिए, अनुमति का आवेदन नामंजूर कर दिया, इसका मतलब इस भवन को गिराना पड़ेगा। फिर भी यदि अपन उस भवन को नहीं गिराते हैं तो क्या हो सकता है? देखो, नोटिस का अनुपालन नहीं करने वाले स्वामी या अन्य व्यक्ति को अभियोजित कर सकेगी, मतलब उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया जा सकेगा। तो नगर पालिका ऐसे नोटिस का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्ति को अभियोजित करने का मतलब है कि उसके खिलाफ FIR या कोई मुकदमा दर्ज करवा सकती है। दूसरा, जब नोटिस में किसी भवन या निर्माण को तोड़ देने या उसमें परिवर्तन करने की अपेक्षा की गई हो तो वहां ऐसे निर्माण या विकास कार्य के किए जाने से पहले स्थिति को बहाल किया जाएगा। देखो, अगर किसी निर्माण की बात है तो तोड़ने के बाद पहले नोटिस, निर्माण से पहले जो था उस स्थिति में उस भवन को या भूमि को लाने का आदेश दिया जाएगा। अगर ऐसी अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया जाता है, मतलब पूर्ववत स्थिति में उस भवन या भूमि को नहीं लाया जाता है, अनुपालन नहीं किया जाता है, तो नगर पालिका इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाएगी तथा इस नियमित होने वाले खर्चे के बकाया राजस्व की तरह वसूला जाएगा। तो देखो, कोई व्यक्ति अगर नोटिस का अनुपालन नहीं करता है, जैसे इस भवन का उदाहरण दिया, तो पहली बात तो भवन के स्वामी को अभियोजित करेगी, उसके ऊपर मुकदमा लगाएगी। उसके बाद नगर पालिका खुद अपने हिसाब से उस भवन को गिराएगी और गिराने में जो खर्चा आता है उसकी वसूली उसी व्यक्ति से की जाएगी जो उसका स्वामी है। ठीक है। अब यहां देखो, इस धारा के तहत अभियोजित किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध हो जाता है तो उस पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। देखो, जिस व्यक्ति ने बिना परमिशन या अपराधिकृत कार्य या योजना के खिलाफ कोई निर्माण कार्य या भूमि में कोई परिवर्तन किया है और उसको नोटिस दिया जाता है कि उसको हटाया जाए वापस, फिर भी नहीं हटाता है तो उस व्यक्ति को 50,000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। तक मतलब 50,000 से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। पहली बार सिद्ध होने पर 50,000 रुपए और पहली बार सिद्ध होने के बाद भी यदि उस गैर प्राधिकृत कार्य को नहीं हटाया जाता है तो पर डे के हिसाब से 200 रुपए तक, कम कितने भी हो सकते हैं, अधिकतम कितने, प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो देखो, इसमें कारावास की सजा नहीं है, खाली आर्थिक जुर्माना है। तो पहली बार दोष सिद्ध होने पर 50,000 और उसके बाद में 200 रुपए प्रतिदिन की दर से किया जाएगा। तो ये कुछ चीजें मैंने इस अधिनियम में आपको बताई है। सेक्शन जो है 168 तक की चर्चाएं अपन ने इस वीडियो में की है, बाकी अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो जो सवाल मैंने आपको बताए उन सवालों को आप अपने हिसाब से बगल में दूसरे कलर के पेन से लिखते जाइए, नोट्स आपके पास है। बाकी चीजें अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।